पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गिन इचिमारू ने इनको बाहर फेंक दिया था और गेट बंद हो गया। फिर चड युइची से मिला। उसके बाद ये सब एक घर में बैठकर प्लान बना रहे थे। फिर एक गांजू नाम का लड़का वहां आ गया था जिससे इचिगो की फाइट स्टार्ट हो गई थी। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पिछले एपिसोड में एंड हुआ था। गांजू सीटी बजाता है और बोनी भागकर इचिगो के ऊपर से आती हैं जो गांजू से टकरा जाती हैं। गांजू दूर जाकर गिरता है, फिर उस पे बैठ के जाने लगता है तो इचिगो कहता है कि तुम भाग नहीं सकते। तो गांजू कहता है मैं भाग नहीं रहा, हम सब कुछ कल सेटल कर लेंगे, तब तक यही मेरा वेट करना। इचिगो कहता है कि आखिर ये हैं कौन। उसके बाद अगली सुबह ये तीनों बाहर जिदाम्बो को देख रहे थे। ओरिहिमे कहती हैं कि उसकी चोट ठीक हो गई है, फिर भी क्या वो ठीक होगा। तो चैट कहता है कि वह ठीक हो जाएगा क्योंकि उसके पास बहुत स्टेमिना है। उसके बाद इशिदा कहता है कि आखिर ये कुकाकू शिबा है कौन, और उसके बारे में हमें योरुइची ने भी कोई डिटेल नहीं दिया। तो ओरिहिमे कहती हैं कि वो जरूर योरुइची का कोई जानने वाला होगा जो हमें बिना गेट को यूज किए सेरिटी में ले जा सकता है, और मुझे लगता है कि वो कोई कैट होगा। तो चैट कहता है कि वो योरुइची का जानने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी एक कैट ही होगा। उसके बाद इशिदा कहते हैं उसके नाम के हिसाब से वो कोई अच्छा तगड़ा सामुराई लग रहा है, और चैट कहता है कि वो एक ओल्ड हर्मिट जैसे होंगे। तो इनकी बातों को ध्यान में रख के ओरिहिमे एक ड्राइंग बनाती हैं और बोलती हैं कि वो एक सामुराई जैसे सन्यासी होंगे जिनकी बिल्ली जैसी पूंछ और कान होगी। फिर अचानक इशिदा रियलाइज करता है कि इचिगो को काफी देर हो चुकी है, तो वो उसे बुलाने चला जाता है। इचिगो साथ जाने से मना कर देता है और बोलता है कि वो उस आदमी से फाइट फिनिश करने के बाद ही यहाँ से जाएगा। तो इशिदा उसे जबरदस्ती खींचने लगता है। तो इचिगो उससे कहता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो उसे लगेगा कि मैं डर कर भाग गया, इसलिए तुम लोग जाओ और मैं जल्दी से उसे हराकर तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। तभी अचानक योरुइची उसे एक पंजा मारता है और बोलता है क्या तुम भूल गए हो कि तुम यहाँ क्यों आए हो? रुकिया की जान खतरे में है और तुम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये सब सुनकर इचिगो थोड़ा सीरियस लुक के साथ बैठ जाता है। योरुइची आगे कहता है अगर तुम समझ गए हो तो रेडी हो जाओ। उसके बाद सीन रुकिया की तरफ शिफ्ट होता है। रेंजी कुछ लोगों के साथ वहां आता है और रुकिया को बताता है कि 14 दिनों के बाद उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसे अभी एक दूसरे सेल में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद ये सब रुकुन डिस्ट्रिक्ट के बाहरी इलाके से गुजर रहे थे। इचिगो बोलता है हम गांव के बाहर आ गए हैं, तुम्हें यकीन तो है ना कि ये सही रास्ता है? इचिगो के क्वेश्चन से चिढ़कर इशिदा चिल्लाते हुए मैप दिखाकर कहता है एल्डर के मैप के हिसाब से कुकाकू शिबा का घर यहीं आसपास होना चाहिए, और अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो तुम ही इसका लीड ले लो। इचिगो कहता है कि वो कंप्लेन नहीं कर रहा, और ओरिहिमे बोलती हैं कि शायद वो अपना पहचान सीक्रेट रखना चाहता है, इसलिए वो ऐसे जगह पर रहता है। तो योरुइची बताता है कि ऐसा नहीं है, उसे तो बस जगह बदलते रहने में मजा आता है, लेकिन उसका घर हमेशा उसी तरह बना होता है। एक बार जब मैं इसे देख लूंगा तो मैं इसे पहचान लूंगा। फिर कुछ देर दूर चलने के बाद योरुइची रुक जाता है और बोलता है वो वहाँ है। सब लोग भी रुक जाते हैं और उस ओर देखने लगते हैं। ओरिहिमे कहती है कि ये बहुत साफ सुथरा है, और ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि कुकाकू शिबा का घर कुछ ऐसा है। योरुइची स्माइल करते हुए बोलता है एक बार देखने के बाद तुम भी हमेशा इसे पहचान सकते हो, है ना? बौखलाए हुए इचिगो और इशिदा कहते हैं कि कुकाकू अपनी पहचान सीक्रेट नहीं रखना चाहता, बल्कि शायद उसे गांव में रहने नहीं दिया जाता क्योंकि वो इस तरह के घर बनाता है। फिर योरुइची, ओरिहिमे और चैट घर के पास जाने लगते हैं, लेकिन इचिगो और इशिदा अभी भी वहीं पे खड़े हैं क्योंकि वो इस तरह के शर्मनाक घर में नहीं जाना चाहते। लेकिन योरुइची के बुलाने पर न चाहते हुए भी ये उनके साथ जाने लगते हैं। इशिदा देखता है कि घर के पीछे एक बहुत बड़ी चिमनी है, और वो मन में कहता है यह घर की तुलना में बहुत बड़ा है और ऐसा लग रहा है कि उसके ओपनिंग को बंद किया गया है। तभी अचानक दो आदमी इचिगो और उसके दोस्तों को रुकने के लिए कहते हैं, और जैसे ही वो रुकते हैं वो दोनों आदमी उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं हम तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकते, यहाँ से चले जाओ या यहीं पे मरो। इचिगो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो लोग योरुइची को देखते हैं तो हैरानी से बोलते हैं मास्टर योरुइची, और वो इन्हें फुल रिस्पेक्ट के साथ घर में ले जाने लगते हैं। और वो आदमी योरुइची को नहीं पहचानने के लिए माफी मांगता है। योरुइची कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लोगों को पहले से सूचित नहीं करने के लिए मेरी ही गलती है। फिर ये लोग एक रूम के बाहर पहुंचते हैं और वो आदमी दरवाजा खोलता है। अंदर एक औरत बैठी हुई थी।
योरुइची आगे बढ़ता है और वो योरुइची को ग्रीट करती हैं। ये देखकर ये सब दंग रह जाते हैं कि कुकाकू शिबा एक वुमेन है। योरुइची कहता है, मैंने कब कहा था कि कुकाकू एक आदमी है। कुकाकू पूछती है कि ये बच्चे कौन है, तो योरुइची कहता है, असल में कुकाकू, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। कुकाकू कहती है, ज्यादातर प्रॉब्लम होने पर ही तुम मिलने आती हो, वैसे क्या ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम है? योरुइची हाँ बोलता है तो कुकाकू स्माइल करने लगती है और बोलती है कि उसे मुश्किल चीजें पसंद है। वहीं दूसरी ओर सेरिटी में रेंजी कुछ लोगों के साथ रुकिया को दूसरे सेल में ले जा रहा था। अंदर पहुंचने के बाद वो लोग रुकिया के गले से रस्सी को हटाते हैं और झुक कर बैठ जाते हैं। फिर रेंजी रुकिया से पूछता है कि क्या वह खिड़की से उन 2 टूल्स को देख सकती हैं जिनका उपयोग उसे एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाएगा। उस वेपन का नाम सोक्योकू है। फिर एक आदमी रुकिया को बताता है कि इस जगह को पश्चाताप का महल कहा जाता है क्योंकि इसके कैदी सोक्योकू को देख सकते हैं और कैद के दौरान हर दिन अपने अपराधों के लिए पश्चाताप कर सकते हैं। फिर वो खड़ा होकर रुकिया के हाथ को भी रिलीज कर देता है। फिर वो चारों लोग यहाँ से जाने लगते हैं और रेंजी रुकिया के पास जाकर उसके कान में बताता है कि सोल सोसाइटी में आने वाले 5 रिविका में से एक के पास अपने शरीर के जितना लंबा जानपख्तो है और उस सोल रिपर के बाल ऑरेंज कलर के हैं। ये सुनकर रुकिया हैरान हो जाती हैं। उसके बाद सीन दोबारा कुकाकू की तरफ बदलता है। योरुइची उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका था। कुकाकू कहती है, ठीक है, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। योरुइची खुश हो जाता है और कुकाकू आगे कहती हैं, अगर उराहारा इन सब में शामिल है तो ना चाहते हुए भी मैं इस काम को रिफ्यूज नहीं कर सकती। हालांकि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ लेकिन इन बच्चों पर भरोसा नहीं करती, इसलिए इन पर नजर रखने के लिए मैं अपने भाई को इनके साथ रखूंगी। फिर जब कुकाकू उसे बुलाती हैं तो हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि कल रात वाला गांजू है। गांजू बिना देखे ही अपना सर झुकाकर प्यार से इन्हें ग्रीट करता है और उसे देखकर इन सब का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। गांजू भी जब इन्हें देखता है तो उसका भी कुछ रिएक्शन ऐसा होता है। ये सब कंफ्यूजन से एक दूसरे को देख रहे थे और फिर इचिगो और गांजू खड़े होते हैं और दोनों एक साथ चिल्लाने लगते हैं। कुकाकू पूछती है कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं। उसके बाद सीन फिर से सेरिटी में शिफ्ट होता है। रेंजी चलते हुए सोचता है कि उसने बहुत दिनों बाद रुकिया को ऐसा देखा है और उसने रुकिया को ये नहीं बताकर ठीक किया कि उन बच्चों का सामना कैप्टन गिन इचिमारू से हुआ, क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कि वो बच्चा अब तक मर गया हो। तभी स्क्वाड 5 के कैप्टन आइजिन रेंजी को बुलाता है और ये दोनों एक रूम में चले जाते हैं। रेंजी पूछता है कि क्या बात करना चाहते हैं। कैप्टन आइजिन पर्दा बंद करते हुए पूछता है, रेंजी, तुम रुकिया कुचिकी के काफी करीब थे, है ना? रेंजी को हैरान होता देख कैप्टन आइजिन कहता है, झूठ मत बोलना, मैंने सुना है कि तुम लोग जब रुकोन डिस्ट्रिक्ट में रहते थे तब से दोस्त हो। रेंजी हाँ बोलता है तो कैप्टन आइजिन बोलता है कि वो मेन पॉइंट पर आता है और रेंजी से पूछता है कि क्या उसके हिसाब से रुकिया को मरना चाहिए। रेंजी को समझ नहीं आता कि वो क्या बात कर रहा है तो कैप्टन आइजिन बोलता है, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा? रुकिया का क्राइम है कि उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बिना परमिशन के किसी को ट्रांसफर किया और खो दिया और अनुमति से ज्यादा दिन तक ह्यूमन वर्ल्ड में रही। ये बड़े क्राइम्स हैं लेकिन इन्हें अजीब ढंग से निपटाया जा रहा है, जैसे उसकी गिगाई को तुरंत बुलाया गया और उसे खत्म करने का ऑर्डर दिया गया। उसकी एग्जीक्यूशन के डेट को 35 से घटाकर 25 दिन कर दिया गया और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए सोक्योकू का यूज करना, जो सभी नियम के बाहर है। वैसे मैं बता दूं कि सोक्योकू का यूज सिर्फ कैप्टन लेवल के क्रिमिनल के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। फिर कैप्टन आइजेन आगे कहता है, मुझे लगता है कि ये किसी एक आदमी की मर्जी है। रेंजी हैरानी के साथ पूछता है कि कैप्टन, आपका मतलब क्या है? और बाहर गिन इचिमारू इन्हें बात करते सुन रहा था। कैप्टन आइजेन कुछ बोलने वाले थे तभी अनाउंसमेंट होने लगती है कि सारे कैप्टन्स को इमरजेंसी मीटिंग में बुलाया गया है। उसके बाद हम फिर से इचिगो और गांजू को देखते हैं। ये दोनों यहाँ भी लड़ना शुरू हो जाते हैं। इचिगो गांजू का सर दरवाजे में घुसा देता है और गांजू भी इचिगो के गोटे सुझा देता है। फिर लड़ते लड़ते ये गलती से कुकाकू की सिगार गिरा देते हैं और उसे तोड़ डालते हैं। ये देखकर कुकाकू की सनक जाती हैं और वो कीड़े यूज करके जमीन पर अटैक कर देती हैं, जिससे ये दोनों उड़ जाते हैं और ये सब जल्दी से भागते हुए बाहर आ जाते हैं। और चैट कहता है कि उसे पता चल गया कि वो बार बार क्यों घर बदलती हैं।
घर के अंदर कुकाकू इचिगो और गांजू को फटकार लगाते हुए बोलती हैं कि जब से तुम दोनों ने एक दूसरे को देखा है तब से तुम लोगों ने मेरे घर को तबाह कर दिया। ये सब इन्हें देखने लगते हैं तो कुकाकू गुस्से से इनसे पूछती हैं कि क्या तुम लोगों को कोई शिकायत है। तो ये सब एक साथ डरते हुए मना करते हैं। गांजू को मारने के बाद कुकाकू इचिगो की ओर बढ़ती हैं और उसके बालों से पकड़ के उसे उठाकर बोलती हैं, सुनो बच्चे, ये मेरा घर है और अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से तुम निकल सकते हो। इचिगो डरते हुए माफी मांगता है तो कुकाकू उसे छोड़ देती हैं। फिर इचिगो कीड़े की तरह घिसटते हुए गांजू के पास जाकर बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर डरावनी है। गांजू भी एग्री करते हैं। उसके बाद कुकाकू कोगाने हिके को बाहर जाकर तैयारी करने के लिए कहती हैं और बाकी सबको अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। ये सब उसके साथ एक रूम के बाहर पहुंचते हैं। गांजू दरवाजा खोलता है और अंदर ये सब उसी बड़ी चिमनी को देखते हैं जिसे शुरू में इशिदा ने देखा था। सब हैरान थे कि ये क्या है तो कुकाकू बताती हैं कि मैं इसका यूज तुम लोगों को सेरिटी में लॉन्च करने के लिए करने वाली हूँ। ये सुनकर इचिगो और इशिदा घबरा जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।